हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की हम यूनिट 10 पढ़ रहे हैं और उसकी कर रहे हैं प्रैक्टिस। इससे पहले हम थ्योरी पढ़ चुके हैं इसकी और यूनिट 9 भी देख चुके हैं। तो चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। प्लीज़ जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर लेना, लाइक कर देना वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, शेयर। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि आपको एक अच्छा कंटेंट यहाँ से मिल सके। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। भारत की संसद किस किस से मिलकर के बनती है? भारत की जो संसद होती है तो उसमें कौन कौन शामिल होते हैं? क्या लोकसभा और राज्यसभा दोनों जो हमारे लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के बनती है, या फिर लोकसभा राज्यसभा और साथ में कौन होने चाहिए, राष्ट्रपति, या फिर राज्यसभा व उपराष्ट्रपति से, लोकसभा राज्यसभा व दोनों के सचिवालय से। तो संसद किससे मिलकर के बनती है? ये बनती है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। लोकसभा राज्यसभा का तो नाम क्या है हमेशा ध्यान रह जाता है, लेकिन ये संसद के मतलब दो अंग होते हैं, लेकिन जो राष्ट्रपति है कई बार हम इसको भूल जाते हैं, नहीं ध्यान रहता है। तो इसलिए ध्यान रखें, जो राष्ट्रपति होते हैं वो संसद का क्या होते हैं, अंग होते हैं, और इन तीनों से मिलकर के ही संसद बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद की कार्यवाही का संचालन होता है। भारत का जो संविधान है, संविधान में 120 वाला जो अनुच्छेद है उसके अकॉर्डिंग संसद की कार्यवाही का संचालन होता है। किसमें? केवल अंग्रेजी में होता है, या फिर हिंदी व अंग्रेजी दोनों में होता है, केवल हिंदी में होता है, या जितनी भी संविधान में भाषाएं हैं 22 भाषाएं उसमें सम्मिलित हैं, तो क्या सभी में होता है? तो बिल्कुल नहीं होता सभी में, तो है ना, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होता है। किसमें होता है? संसद की जो कार्यवाही है उसका संचालन दोनों भाषा में होता है, हिंदी और अंग्रेजी में। आप जानते हैं जो अंग्रेजी है वो भारत देश आज़ाद हुआ था तो उसके बाद में उसको 15 साल के लिए रखा गया था, लेकिन बाद में उसको और जो उसकी सीमा है, समय सीमा और बढ़ा दी गई। तो ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में इसका क्या होता है, कार्यवाही होती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित विवादों का निपटारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों में अगर कोई विवाद खड़ा हो जाए, ठीक है, उनके चुनावों में अगर कोई विवाद खड़ा हो जाए तो इसका निपटारा कौन करेगा? क्या भारत का निर्वाचन आयोग करेगा, या संसद की संयुक्त समिति कर लेगी, या फिर केंद्रीय चुनाव अधिकरण द्वारा, या फिर भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की बात यहाँ पर हो रही है। दोनों के चुनावों में अगर कोई विवाद होता है तो भारत का जो निर्वाचन आयोग है, भाई चुनावों से संबंधित है, तो निर्वाचन आयोग निपटता है इससे। कौन निपटता है? निर्वाचन आयोग ही उसकी क्या करेगा, कार्रवाई करता है। निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? क्या संवैधानिक दर्जा देना, या फिर विधायी शक्ति धारण करना, न्यायिक शक्ति धारण करना, या फिर राजनीतिक शक्ति धारण करना? तो निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता का अर्थ होता है संवैधानिक दर्जा देना। क्या देना? संवैधानिक दर्जा देना, ये निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता का अर्थ है। निम्नलिखित में से कौन से सांविधिक निकाय हैं? सांविधिक का मतलब आप समझते हैं, जो संविधान में जिनका क्या है मतलब वर्णन है। तो क्या भारतीय निर्वाचन आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, या फिर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा, या फिर परिषद, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद? तो इसमें जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा, ये दोनों ही क्या हैं, हमारे सांविधिक निकाय हैं। कैसे निकाय हैं? सांविधिक। भारत में दूरस्थ शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? दूरस्थ शिक्षा आप जानते हैं, जो डिस्टेंस एजुकेशन, जिसे हम घर बैठ करके पढ़ सकते हैं, जिसमें कोई भी औपचारिकता नहीं निभाई जाती, जिसमें टाइम की या किसी की भी कोई सीमा, जैसे कि अब देखो दूरस्थ है, हम जो पढ़ रहे हैं वो डिस्टेंस एजुकेशन में दूरस्थ शिक्षा से ही पढ़ रहे हैं। आप कहाँ के हो, कहाँ से हो, कहाँ पढ़ रहे हो, कितनी दूर बैठ के पढ़ रहे हो, किस तरह के आपने ड्रेस पहनी हुई है, क्या खाना खाते हुए पढ़ रहे हो, कहाँ पर बैठे हुए हो, तो इसका कुछ भी निश्चित ना होना, यही क्या होती है, दूरस्थ शिक्षा होती है। इसमें बच्चा जब चाहे तब क्या कर सकता है, पढ़ सकता है। तो ये होती है दूरस्थ शिक्षा। आप जब चाहें तब वीडियो को देख सकते हैं, आप आज देख सकते हैं, अभी देख सकते हैं, 2 घंटे बाद देख सकते हैं, या फिर 2 दिन बाद, 2 महीने बाद, 2 साल बाद, आप जब चाहें तब देख सकते हैं, है ना।
तो ये होती है दूरस्थ शिक्षा। तो इसमें से बताने आपको कौन से कथन सही हैं। क्या यह औपचारिक शिक्षा की पूरक है। औपचारिक शिक्षा में जो कमी रह जाती है, औपचारिक शिक्षा से जो बच्चा नहीं कर पाता, ये उसकी क्या करती है, पूर्ति करती है। इससे शिक्षा की लागत घट जाती है, बिल्कुल घट जाती है। आप देख लेना कभी भी जो ऑफलाइन या वगैरह जो प्राइवेट एजुकेशन बच्चे पढ़ते हैं औपचारिक फॉर्म में, उनकी फ़ीस क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन आप अगर वही सब्जेक्ट, वही कोर्स, वही चीज़ें आप ऑनलाइन बेस पर पढ़ते हैं तो उसकी जो कीमत है वो घट जाती है। ठीक है, तो इससे शिक्षा की लागत है वो घट जाती है। ये औपचारिक शिक्षा को प्रतिस्थापित करती है, नहीं करती है। इससे शिक्षा तक पहुंच बढ़ जाती है, बिल्कुल बढ़ जाती है। अब शिक्षा क्या होती है, मतलब इसकी जो पहुंच है वो घर घरों तक बढ़ रही है। अगर हम देखें कि हर किसी का ऑफलाइन कोचिंग लेना संभव नहीं होता है। हर किसी के पास ना तो इतना पैसा है, ना ही इतना समय होता है। लेकिन जिनके पास कम समय है वो भी अपने कम समय में, कम पैसों में या फ्री भी वो दूरस्थ शिक्षा तक उनकी पहुंच बन रही है। तो ये होती है दूरस्थ शिक्षा। इसमें औपचारिक शिक्षा को प्रतिस्थापित नहीं किया जाता। ठीक है, ये इसका क्या है, गलत है। तो इसके ऑप्शन हम यहाँ पे देख लेते हैं, ए, बी और डी। ये इसके तीनों के तीनों ऑप्शन क्या हैं, राइट हैं। भारत के संविधान के किस भाग को प्रशासकों की आचरण संहिता माना जाता है। तो भारत के संविधान के किस भाग को माना जाता है प्रशासकों की आचरण संहिता। क्या भाग फर्स्ट में आप जानते हैं क्या है, हमारे राज्यों के बारे में लिखा हुआ है। भाग सेकंड में क्या है, नागरिकता है। भाग थर्ड में क्या है, मौलिक अधिकार है। और भाग फोर्थ में क्या है, नीति निर्देशक तत्व है। क्या है, नीति निर्देशक तत्व हैं। और इनको क्या कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है, प्रशासकों की आचरण संहिता कहा जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान रख लेना। भाग 4 इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लीज़ एक बार आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ से आपको हिंदी, अगर आप हिंदी से एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, UGC नेट या फिर कोई भी TGT PGT या कहीं भी आप जानते हैं हिंदी सब जगह पूछी जाती है, तो उसके लिए भी यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलेगा। और प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लेना। वहाँ से जो भी आपके लिए मतलब प्रॉफिट देने वाली चीज़ें, जो आपके पढ़ने लायक चीज़ें हैं, उनको ज़रूर पढ़ लेना। यूनिट 1 to 10 मैंने इसकी भी करा दी है, मतलब 1 to 10 सारी तो नहीं कराई हैं, है ना। तो लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जितने में आप नेट क्वालिफाई कर सकते हो उतना मैंने करा दिया है। ठीक है, अभी टाइम बहुत ज़्यादा मेरे पास भी नहीं था, तो अभी मैंने स्टार्ट किया है, तो प्लीज़ आप देख लेना। बाकी और हिंदी साहित्य के भी कुछ वीडियोस आपको मिल जाएंगे, उनको देख लेना। हिंदी उपन्यास वगैरह मैंने करवाए थे, बाकी 1 से 10 तक कुछ विधाएँ करवाई थी, उनको भी देख लेना। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ग्रामीण और नगरीय संस्थाओं के चुनावों का आयोजन और अंतिम पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है। तो ग्रामीण और नगरीय जो संस्थाएं हैं, उनके चुनावों का आयोजन और उसका अंतिम पर्यवेक्षण कौन करता है। तो क्या भारत का निर्वाचन आयोग करता है, राज्य का निर्वाचन आयोग, या फिर जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है, संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा किया जाता है। तो जो अंतिम पर्यवेक्षण होता है, अंतिम कौन करता है, भारत का निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है, भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में क्या प्रावधान लिखे हुए हैं, क्या प्रावधान है इसमें। तो किसी भी व्यक्ति को सभी लोक अधिकारियों द्वारा सभी प्रकार की सूचनाओं का प्रसार करना, केंद्रीय, राज्य एवं जिला स्तरों पर सूचना आयोग की अपीलीय अधिकरण के रूप में स्थापना करना, लोक अधिकारियों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही, या फिर उपर्युक्त सभी। तो बिल्कुल यही करेक्ट ऑप्शन है इसका। जो 2005 सूचना का जो अधिकार अधिनियम है, वो क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को सभी लोक अधिकारियों के द्वारा सभी प्रकार की सूचनाओं का प्रसार करना। ठीक है, ये इसमें प्रावधान है। और केंद्रीय, राज्य और जो जिला स्तर होते हैं, उस पर जिला स्तरों पर सूचना आयोग की अपीलीय अधिकरण के रूप में स्थापना करना, लोक अधिकारियों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही। कौन सा कथन है जो भारतीय लोकतंत्र के गणतांत्रिक स्वरूप को दर्शाता है। तो कौन सा कथन है भारतीय लोकतंत्र के गणतांत्रिक स्वरूप को दर्शाने वाला।
क्या लिखित संविधान की वजह से इसे गणतंत्र बोला जाता है, या फिर स्थानीय निकायों को शक्तियों का स्थानांतरण होना, या राज्य का कोई धर्म नहीं होना, या चयनित राष्ट्रपति तथा सीधे या परोक्ष रूप से चयनित सांसद। ठीक है, तो आप जानते हैं जो ये भारत के जनता के द्वारा जो चुने जाते हैं नेता, ठीक है, हम यहाँ पर प्रधानमंत्री हो चाहे कोई भी हो, ये किसके द्वारा चुने जाते हैं, तो ये प्रत्यक्ष रूप से इनको कौन चुनती है, जनता चुनती है, और जनता के द्वारा जो सरकार चुनी जाती है वो होती है लोकतंत्र। ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं, तो क्या सरपंच, उप सरपंच और सभी निर्वाचित पंच आते हैं। सरपंच, उप सरपंच या ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता, या फिर सरपंच, ग्राम सेवक और निर्वाचित पंच, या फिर जितने भी मतदाता उसमें पंजीकृत होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। बिल्कुल यही सही बात है, ग्राम पंचायत के पंजीकृत जो मतदाता हैं वो ग्राम सभा के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। भारत में जो 1 रुपये की मुद्रा होती है, 1 रुपये के सिक्के पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो ये होते हैं भारत सरकार के वित्त सचिव के द्वारा। किसके द्वारा किए जाते हैं, भारत सरकार के वित्त सचिव के द्वारा किए जाते हैं, और बाकी के जो होते हैं उन पर बैंक का जो गवर्नर है वो करते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने निम्नलिखित अधिकारों में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा था, तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वैसे इजी भी है, शायद आपको पता होगा लेकिन फिर भी देख लेते हैं। BR अम्बेडकर ने जो अनुच्छेद 32 में लिखा हुआ है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 इसको कहा था, ये अनुच्छेद भी पूछा जा सकता है, या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 को क्या कहा था, BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा बताया है। ठीक है, किसके द्वारा भारत में जिला कलेक्टर का पद सृजित किया गया था, तो जिला कलेक्टर का जो आप जानते हैं जो पद है, जो जिला कलेक्टर होते हैं ये किसके द्वारा बनाए गए थे। ठीक है, इसका पद किसने बनाया था, तो क्या लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, फिर वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा, या फिर द रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन के द्वारा, या सर चार्ल्स मेडकॉफ के द्वारा। तो बिल्कुल ये बनाया गया था वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा, जो भारत का पहला गवर्नर जनरल यानी कि बंगाल का पहला गवर्नर बना था, ये फर्स्ट, बंगाल का कह लें या भारत का कह लें, ये फर्स्ट गवर्नर बन के आया था बंगाल से। ठीक है, विधि के विषय के रूप में शिक्षा किस सूची में आती है, तो शिक्षा किस सूची के अंतर्गत रखी गई है, क्या संघीय सूची, समवर्ती सूची, या फिर राज्य सूची के अंदर, या फिर ये अवशिष्ट शक्तियों में आती है। तो बिल्कुल इस पर जो शिक्षा है उस पर आप जानते हैं जो अभी 2020 की जो शिक्षा नीति आई है वो इसको किसके द्वारा लाया गया है, तो केंद्र सरकार, मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसका क्या किया गया है, मतलब निर्धारण किया गया है और पूरे सब जगह इसको लागू करने की बात की गई है। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि ये केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। बाकी आप शिक्षा पर जो भी फैसले होते हैं वो राज्य सरकार तो करती है। अगर दोनों करेंगे तो ये समवर्ती सूची में रखा जाएगा। ठीक है, समवर्ती सूची में यानी कि केंद्र और राज्य दोनों ही इस पर अपना क्या ले सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। संवैधानिक रूप में राजनीतिक दलों के पंजीकरण और मान्यता का कार्य निष्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है, तो संवैधानिक रूप में राजनीतिक दलों का जो पंजीकरण है और मान्यता का कार्य निष्पादन क्या संबंधित राज्यों के राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, या फिर भारत सरकार के विधि मंत्रालय के द्वारा, या भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा, राज्य सरकारों के निर्वाचन विभाग के द्वारा। तो संवैधानिक रूप की अगर बात करें और जो भी राजनीतिक दल होते हैं अलग अलग, ठीक है, तो एक राज्य का तो राजनीतिक दल होता नहीं है, ये तो पूरे भारत में अलग अलग राजनीतिक दल होते हैं। तो ये भारत का निर्वाचन आयोग इसके द्वारा करता है पंजीकरण। ठीक है, वित्तीय आपातकाल की स्थिति में निम्नलिखित में से क्या किया जा सकता है, क्या राज्य विधानसभाओं को समाप्त किया जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं होता ऐसा। ठीक है, विधानसभाओं को समाप्त नहीं किया जाता। केंद्र सरकार अगर वित्तीय आपातकाल लगेगा, वित्तीय का मतलब अगर पैसे की प्रॉब्लम आई, देखो घरों पर अगर पैसे की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ऐसा थोड़ी हम किसी चीज़ को नष्ट कर देंगे, बल्कि क्या करेंगे, अपने खर्चों पर नियंत्रण करेंगे, है ना। तो केंद्र सरकार राज्यों के बजट और व्यय को अपने नियंत्रण में ले सकती है, बिल्कुल ले सकती है। उच्च न्यायालय और जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनके वेतन को, उनकी सैलरी को कम किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है ना। 4-5 लाख रुपए की अगर सैलरी लेते हैं, अगर वित्तीय आपातकाल पड़ गया तो क्या करेंगे, वो कम कर सकते हैं उनकी सैलरी को। और संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसको निलंबित कर सकते हैं, नहीं कर सकते।
तो इसमें दोनों को क्या करेंगे, वित्तीय आपातकाल में नहीं करते। अगर कोई राष्ट्रीय आपातकाल है तो उसमें क्या होता है, जो हमारे मूल अधिकार हैं उनको क्या किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है, खाली 20 इसको छोड़कर। बाकी बजट और व्यय को, देखो खर्चे की बात हो रही है यहाँ पर, पैसे की प्रॉब्लम होगी तो सीधी सीधी बात है खर्चे को ही कम करेंगे, वो चाहे किसी से भी रिलेटेड हो। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत पद पर रहता है? जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक वो अपने पद पर बने रह सकते हैं। तो कौन है ऐसे? क्या मुख्य निर्वाचन अधिकारी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, या फिर संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, या फिर राज्य का राज्यपाल? तो बिल्कुल जो राज्य का राज्यपाल होता है ना, राज्यों के जो गवर्नर होते हैं वो राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत पद पर रह सकते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच का अंतराल निम्नलिखित में से किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो ये 6 माह से अधिक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 6 माह तक चल सकता है, यानी कि संसद के 2 सत्रों के बीच में 6 महीने का गैप हो सकता है। अदरवाइज मतलब साल में 2 बार तो इनकी बैठक होना बहुत ही आवश्यक होता है। स्वयं क्या है? स्वयं वो वाला स्वयं नहीं है कि स्वयं जो खुद के लिए होता है, बल्कि स्वयं क्या है, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले। आपने बहुत अच्छे से इनको मैंने आपको पढ़ा दिया था। अगर आपने नहीं देखी है ना थ्योरी क्लास तो ज़रूर देख लेना एक बार, वहाँ से आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। गैर सरकारी संगठन है क्या ये? शिक्षा के सिद्धांतों की प्राप्ति के लिए ये है डिजिटल कार्यक्रम। क्या है? शिक्षा के सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए ये डिजिटल कार्यक्रम बनाया गया है, ये स्वयं, ठीक है, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से किस आयोग ने भारत की स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के सभी स्तरों पर ध्यान दिया है? तो भारत की स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के सभी स्तरों पर ध्यान दिया है। किसने? महिला शिक्षा हो, चाहे वो बाल शिक्षा हो, पर कोई भी शिक्षा हो, उस पर ध्यान दिया है। किसने ये दिया है? कोठारी आयोग के द्वारा दिया गया है, ठीक है। कोठारी आयोग ने सभी स्तरों पर ध्यान, ये 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखना इसको। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क का निर्माण किसने किया था? क्या ये यूजीसी के द्वारा, या एनसीईआरटी, एनसीटीई, या फिर सीबीएसई के द्वारा? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। कौन सा है? बी एनसीईआरटी। किसके द्वारा? एनसीईआरटी के द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क का निर्माण किया गया था। उन्नत भारत अभियान योजना का उद्देश्य क्या है? तो उन्नत भारत अभियान योजना की हम बात करें तो भारतीय महाविद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि करना, देश में उच्चतर शिक्षा के संस्थानों को न्यूनतम 5 गांवों के साथ जोड़ना, उच्चतर शिक्षा में गुणवत्ता का संवर्धन करना, या भारत में महाविद्यालयों की संख्या में वृद्धि करना। तो इसका क्या कार्य है? उन्नत भारत अभियान योजना का जो उद्देश्य है वो देश में उच्चतर शिक्षा के संस्थानों को न्यूनतम 5 गांवों के साथ जोड़ना, ये क्या है? इसका उद्देश्य है उन्नत भारत अभियान। भारत और दक्षिण एशिया में शिक्षा के नियोजन और प्रबंधन में क्षमता विकास और शोध के उद्देश्य से भारत में स्थापित किया गया मुख्य संगठन कौन सा है? तो कौन सा संगठन है जो भारत और दक्षिण एशिया के बीच में शिक्षा का नियोजन करता है, क्षमता का विकास करता है? तो ये है NUEPA, ठीक है, इसको ध्यान रख लेना है। भारत और दक्षिण एशिया के बीच में शिक्षा का विकास की बात करता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सम्मिलित नहीं है? तो ज्ञान दर्शन जो है ये क्या है? ज्ञान दर्शन उपग्रह आधारित ये शैक्षिक टीवी चैनल है, या फिर ज्ञानवाणी क्या है? ये शैक्षिक FM रेडियो नेटवर्क है। बिल्कुल सही बात है, ये दोनों के दोनों ही पढ़ चुके हैं हम। MOOC तो मैसिव ओपन ऑनलाइन क्रेडिट्स, तो ये सम्मिलित नहीं है, ठीक है, इसमें नहीं पूछा है तो ये सम्मिलित नहीं है। बाकी ये टीवी चैनल है ज्ञान दर्शन, दूरदर्शन टीवी को बोलते हैं, और ज्ञान वाणी कौन है? बोलता कौन है? रेडियो। तो यहाँ पर हमारे 25 क्वेश्चन है आज। चलते हैं, बाकी देख लेना आप, प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें से आप अच्छे से रिवीजन कर लेना। सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।